दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल अक्सा की आवाज़ 2 में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी आज की कहानी है बदनसीब माँ। सुबह के 9 बजे थी। 72 वर्षीय बिमला जी रोटी और चाय लेकर अभी नाश्ता करने बैठी ही थी कि उसी समय पड़ोसन आ गई। कैसी तबीयत है बिमला बहन? पड़ोसन बोली। तो बिमला जी ने कहा, तबीयत का क्या है बहन, ये तो उम्र ही ऐसी है, जब तक जिंदगी है बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, वो तो साये की तरह चिपकी ही रहेंगी। अरे तो बिमला शहर में अपने बेटे बहू के पास क्यों नहीं चली जाती? भरा पूरा परिवार छोड़कर यहाँ अकेले रहने में क्या मजा है? तेरा बेटा तो बड़ा अफसर है, खूब ठाठ से रखेगा तुझे। मैं तेरी जगह होती तो कब की चली गई होती अपने बेटे के पास। अरे बहन, गांव में मुझे कोई कष्ट थोड़ी ही है। सुबह सुबह 4 रोटियां सेक कर रख देती हूँ, सारा दिन आराम से कट जाता है। कोई सर दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं। उलझन है तो बस एक ही कि बैठे बैठे कमबख्त या पहाड़ सा दिन काटने को नहीं आता। कितने कितने घंटे यूं ही बैठी रहती हूँ, बैठे बैठे थक जाती हूँ तो लेट जाती हूँ। बस दिन भर यही सब चलता रहता है। फिर पड़ोसन सहानुभूति जताते हुए बिमला जी के साथ खाट पर बैठ गई और बोली, हाँ बिमला, जीवन की सबसे बड़ी उलझन तो यही है। जवानी में इंसान के पास काम इतना होता है कि वक्त नहीं मिलता, और बुढ़ापे में काम कुछ नहीं होता, वक्त ही वक्त रह जाता है। बेटा अपनी बहू अपनी दुनिया में रन जाते हैं और बूढ़े माँ बाप बैठकर बस मौत का इंतजार किया करते हैं। और उनमें से अगर एक भगवान को प्यारा हो जाए तो दूसरा का जीवन तो नर्क समान हो जाता है। अब देख, जब से मोहन भाई साहब गुजरे हैं, तेरे चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई है। ज्यादा नहीं तो कुछ दिन के लिए बेटे के घर घुमाओ, तेरा मन बदल जाएगा। हाँ बहन, सोची थी तो मैं भी यही हूँ। कल अमन का फोन आया था, बता रहा था कि अगले हफ्ते आएगा। जब आएगा तो उसे कहूँगी कि मुझे अपने साथ ही ले चले। अमन अपनी माँ बिमला जी से मिलने 4 दिनों बाद ही आ गया। बेटे को देखते ही बूढ़ी माँ की बाँछें खिल उठी। अम्मा झट से अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगी। बेटे के आने की खुशी इतनी कि अम्मा बीमारी कमजोरी सब भूल गईं और अमन की मनपसंद पूरी भाजी बनाने लगीं। लेकिन जब अम्मा भाजी बनाने लगी तो आंखें कमजोर होने के कारण मालूम ही ना पड़ा कि कितना पानी डाल दिया। पूरियां बनाई तो कहीं से मोटी कहीं से पतली, और कांपते हाथों से जैसे ही तेल में तलने लगी तो तेल की छींटें हाथों पर आ गिरी और छाले पड़ गए। थोड़ा ठंडा पानी डालकर अमन ने माँ के हाथों को कुछ आराम दिया तो अम्मा अपराध बोझ से बोली, क्या करूं बेटा, बुढ़ापे में हाथ पांव तो ठीक से काम नहीं कर पाते। अब तो आंखें भी धीरे धीरे जवाब देने लगी। अपने लिए तो जैसे तैसे 2 रोटी बनाकर गुजारा कर लेती हूँ, पर तेरे खाने लायक खाना तो मैं ना बना सकी। तो अमन बोला, क्या अम्मा, अच्छा वाला तो बनाया है, कितने समय बाद तुम्हारे हाथ से पूरी भाजी खाई है, मजा ही आ गया। अम्मा का दिल रखने के लिए अमन ने कहा और आधा अधूरा पेट भर के ही उठ गया। फिर मन ही मन उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी अम्मा को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा सोचते हुए उसने अम्मा को अपने साथ चढ़ने को कहा तो अम्मा उसे मना ना कर पाई और दूसरे ही दिन गांव वालों को अलविदा कहते हुए बिमला जी बड़े शौक से अपने बेटे के शहर चली गईं। बेटा बहू और पोता पोती के साथ बुढ़ापा सुख से कटेगा, यह सोच सोचकर बिमला जी स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही बिमला जी बेटे के घर पहुंची, उन्हें इस बात का जल्दी ही एहसास हो गया कि उन्होंने शहर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्हें देखते ही उनकी बहू स्वाति का तो मुंह ही उतर गया। बड़े ही अनमने ढंग से उसने उनके पांव छुए। पोता पोती से मिलने का जोश भी वही खत्म हो गया। जब दोनों ने आकर नमस्ते की औपचारिकता पूरी की और बिना कोई बात किए तुरंत खिसक गए। अपने बेटे के घर में ऐसा रूखा स्वागत पाकर बिमला जी हक्की बक्की खड़ी रह गई। उसी समय बहू की जोरदार आवाज सुनकर कांप सी गई। बहू काम वाली बाई से कह रही थी, पीछे वाले छोटे कमरे में से कबाड़ का सामान बाहर निकाल दो और साफ सफाई करके अम्मा के लिए पलंग बिछा दो। बाथरूम पास में ही है तो अम्मा को तकलीफ नहीं होगी। फिर सोफे की तरफ इशारा करते हुए अम्मा को कहा, यहाँ बैठ जाओ अम्मा, चाय पियोगी? हैरान बैरान अम्मा ने हाँ में सर हिला दिया।
थोड़ी देर पड़ी तो बाई चाय की ट्रे और नाश्ता लेकर अम्मा के पास आ गई। लीजिए अम्मा जी। बिमला जी इधर उधर देखते हुए बोली, कोई नजर नहीं आ रहा, सब लोग कहाँ गए? तो बाई ने बताया, साहब का तो पता नहीं, पर स्वाति मैम साहब तो अपनी सहेली के यहाँ किटी पार्टी में गई हैं और बच्चे दोस्तों के साथ बाहर निकल गए। अकेले बैठकर उदास भाव से चाय के घूंट भरते हुए बिमला जी सोचने लगी, क्या मैं केवल इसी चाय की खातिर यहाँ आई थी? बिमला जी शहर में आ तो गई थी, लेकिन अकेलेपन का दंश हमेशा उन्हें डसता रहता। उन्हें हर पल उपेक्षा का अनुभव होता रहता। हालांकि उनका बेटा अमन उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश करता। दिन में एक बार आकर उनका हाल चाल भी पूछ जाता, लेकिन उसके पास भी ज़्यादा समय नहीं होता था कि वह अपनी अम्मा के पास बैठ सके। बिमला जी के खाने पीने और कमरे के साफ सफाई का ख्याल काम वाली बाई ही रखती थी। पोता पोती को तो उनसे कोई मतलब था ही नहीं, और अगर अमन अपनी पत्नी स्वाति को अम्मा का ख्याल रखने को कहता तो वह उल्टा उस पर ही भड़क पड़ती थी। अच्छी भली गांव में रह रही थी, क्या जरूरत थी उस मुसीबत को लाकर मेरे सिर पर बैठाने की? इसी बात पर अक्सर उनका झगड़ा हो जाता था। अब तो अमन ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया था। ले देकर पूरे घर में एक काम वाली बाई शीला ही थी, जो बिमला जी के साथ थोड़ा हंस बोल देती थी। वह एक दयालु महिला थी, जो अम्मा जी के अकेलेपन को भलीभांति समझ सकती थी। उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ नौकरी कर रही थी। काम करते हुए कभी अपना हाल चाल बांट लेती तो कभी अम्मा जी का हाल चाल सुन लेती थी। उसके साथ अम्मा जी का भी दिल लगा रहता था, लेकिन स्वाति को उनकी यह बात भी पसंद नहीं थी। अक्सर नाक भौं सिकोड़ती हुई ऊंची आवाज में उन्हें सुनाती, जैसा स्टैंडर्ड है वैसे ही लोगों के साथ ही तो बातें करेंगी। बातें करने के लिए काम वाली बाई ही मिली थी ने, न जाने कहाँ से लाकर इस गंवार को यहाँ बिठा दिया। बहू की यह बातें अम्मा के दिल में तीर से चुभती, लेकिन फिर भी अपमान के कड़वे घूंट को चुपचाप पी जाती, किसी से कुछ न कहती। एक दिन जब शीला काम पर नहीं आई तो अम्मा बेचैन हो उठी। आखिर उसके अलावा और कौन था उनके पास हंसने बतियाने वाला? वह दिन अम्मा ने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जब अगले दिन शीला काम पर आई तो अम्मा ने न आने का कारण पूछा। अम्मा के पूछते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और रोते हुए बोली, कल मेरे बच्चे को गंभीर चोट आ गई तो अस्पताल में दाखिल करवाया था। डॉक्टर ने बहुत खर्चा बता दिया है, इतना तो मेरे पास है भी नहीं, समझ नहीं आता क्या करूं। उसकी बात सुनकर अम्मा को उस पर दया आ गई। अगले दिन सुबह जब उनका बेटा अमन ऑफिस जाने से पहले उनसे मिलने आया तो अम्मा ने बाई की मदद करने के लिए उससे कुछ पैसे मांगे। तो अमन बोला, अम्मा मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं स्वाति से कह देता हूँ, वह आपको पैसे दे देगी। इतना कहकर अमन चला गया। अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि उनकी बहू स्वाति पैर पटकते हुए कमरे में आ गई। क्यों अम्मा, हमसे कौन सी कमी छोड़ दी थी जो आपको पैसों की जरूरत आन पड़ी? लेकिन जैसे ही अम्मा जी ने काम वाली बाई की बात की तो स्वाति भड़क उठी। हाँ, हम बड़ी ज्यादा छोड़ कर गए हैं बाबूजी हम लोगों के लिए, जो अब काम वाली बाई पर लुटानी बाकी रह गई थी। और वैसे भी काम वाली बाई हर महीने अपनी तनख्वाह लेती है, उससे ज़्यादा मैं किसी को 1 रुपया भी फालतू नहीं देने दूंगी। और अम्मा आप कान खोल कर सुन लीजिए, अपने काम से मतलब रखा कीजिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इस बात पर स्वाति ने अपनी बाई शीला को भी खूब फटकार लगाई। बहू का यह रूप देखकर अम्मा तो जैसे पत्थर की तरह जड़ होकर अपनी कुर्सी पर बैठी रह गई। अम्मा जब से आई थी तब से स्वाति की आंखों में खटक रही थी। अक्सर वह अपने पति से भी कहती थी कि अम्मा को यहाँ पर अच्छा नहीं लगता, यही ठीक होगा कि आप उन्हें गांव वापस छोड़ दो ताकि वह वहाँ अपने हम उम्र लोगों के साथ समय बिता सकें। लेकिन अमन अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता था। एक दिन जब अमन अपने ऑफिस से घर लौटा तो स्वाति को नोटों की गड्डी देते हुए बोला, स्वाति यह संभाल कर रख दो, पूरे 2 लाख रुपए हैं। स्वाति ने अपनी अलमारी में वह पैसे रखे, अलमारी को बिना ताला लगाए चली गई। अगले ही दिन घर में जैसे हंगामा सा हो गया। जब अमन ने अपनी पत्नी से पैसे मांगे तो स्वाति बोली, मैंने तो पैसे अलमारी में ही रखे थे, लेकिन अब मुझे वह पैसे मिल नहीं रहे हैं। फिर अमन बोला, अरे तुमने कहीं और रखे होंगे, जरा ध्यान से देखो, आखिर पैसे गए तो गए कहाँ? तो स्वाति ने तिरछी नज़र से अम्मा की ओर देखते हुए कहा, बच्चे तो पैसे उठाने से न रहे, अब हम दोनों के अलावा तो एक ही जन बचता है,
इस घर में जो पैसे उठा सकता है। और वैसे भी कुछ दिनों पहले तुम्हारी अम्मा शीला को देने के लिए तुमसे पैसे भी मांग रही थी। मुझे तो लगता है कि स्वाति की यह बातें सुनकर अमन को बहुत गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, स्वाति तुम अपनी हद पार कर रही हो। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? माँ भला अपने ही घर में पैसों की चोरी क्यों करने लगी? और वैसे भी मेरा सब कुछ उनका ही है। अमन बहुत परेशान था कि आखिर पैसे गायब कहाँ हो सकते हैं। उन दोनों ने पूरा घर छान मारा लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। तभी स्वाति बोली, अमन एक बार मेरी बात मानो और अपनी माँ के कमरे की तलाशी लो। मुझे तो लगता है कि पैसे वहीं से मिलेंगे। अगर तुम तलाशी नहीं लेते तो मैं ले लूँगी, लेकिन चोर बचकर नहीं जाएगा। इतना कहते हुए स्वाति अम्मा जी के कमरे में घुस गई तो अम्मा बोली, बहू यह तुम क्या कर रही हो? मेरा यह सारा सामान यहाँ वहाँ क्यों फेंक रही हो? तो स्वाति ने कहा, अम्मा जी आ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ऐसा कहते हुए स्वाति ने अम्मा का संदूक खोला और सारे कपड़े जमीन पर फेंक दिए। उसी समय नोटों की 2 गड्डियाँ भी निकल आईं। यह देखते ही अमन चौंक गया और बौखलाते हुए बोला, माँ मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम यह हरकत करोगी। अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मुझे बोल दिया होता। फिर स्वाति बोली, ये क्या, यहाँ तो केवल 1 लाख रुपए पड़े हैं। मुझे लगता है बाकी का 1 लाख कामवाली बाई को दे चुकी है तुम्हारी माँ। तभी शीला बोली, नहीं मेम साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन चोर नहीं। उसके लाख कहने पर भी स्वाति नहीं मानी और उसे काम से निकाल दिया। अमन अपनी नजरें झुकाए ऑफिस के लिए निकल गया और बूढ़ी अम्मा मन ही मन रोती रही। खुद से आँख मिलाने में भी उसे शर्म आ रही थी और फिर सोचने लगी, इतना बड़ा कलंक आज बहू ने मेरे माथे पर लगा दिया और मेरा वह बेटा जिसे पाल पोस कर बड़ा करने में मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, उस बेटे ने मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। बूढ़ी माँ की आत्मा चीख उठी। दिल में तूफान उठ रहा था लेकिन ऊपर से वह बिल्कुल चुप थी। कभी कभी अमन के भी दिमाग में आता कि उसकी माँ ऐसा नहीं कर सकती। वह अपनी पत्नी को भी यह बात बताना चाहता था। एक आध बार उसने स्वाति से दबी आवाज में इस बारे में बात भी की थी लेकिन स्वाति कहाँ मानने वाली थी। फिर एक दिन स्वाति ने कहा, अमन बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अब मेरा तुम्हारी माँ के साथ गुजारा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि तुम उन्हें गांव वापस छोड़ आओ ताकि वह भी खुश रहे और हम लोग भी। फिर अमन बोला, स्वाति तुम पागल हो गई हो क्या? गांव में मुझे सब बड़े अफसर के नाम से जानते हैं और अगर मैं अपनी बूढ़ी माँ को ऐसी हालत में गांव में अकेले छोड़ कर आऊँगा तो मेरी कितनी बदनामी होगी। सब मुझ पर थू थू करेंगे और वैसे भी माँ की जो हालत है उन्हें अकेला छोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। फिर स्वाति ने कहा, तो ठीक है, गांव में नहीं छोड़ सकते तो अम्मा को वृद्धाश्रम छोड़ आओ, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। उनके साथ रहकर हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बस फिर गया था। अगले दिन अमन अपनी माँ के कपड़े पैक करते हुए बोला, माँ मेरी एक वृद्धाश्रम में बात हो चुकी है, कल सुबह मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा। अब आप वृद्धाश्रम में ही रहेंगी। अमन ने देखा तो अम्मा की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और केवल इतना ही बोलती जा रही थी, बेटा मुझे नहीं पता कि तेरे पैसे मेरे संदूक में कैसे आ गए। वृद्धाश्रम जाते समय पूरा रास्ता अम्मा बस यही बोलती रही कि बेटा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं वृद्धाश्रम नहीं जाना चाहती, मैं घर के किसी कोने में ही पड़ी रहूँगी, किसी से कुछ नहीं कहूँगी। तेरे बाबूजी के जाने के बाद तू ही तो मेरा केवल एक सहारा है। अब तू भी मुझे ऐसे छोड़ देगा तो मैं कैसे जीऊँगी बेटा। अम्मा गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन अमन ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और वापस कभी पलट कर भी नहीं देखा। वापस आकर अमन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो गया और अम्मा को वृद्धाश्रम भेजकर स्वाति के कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई। आज अम्मा को वृद्धाश्रम पहुँचे पूरे 2 महीने हो चुके थे। इस दौरान अम्मा ने अमन से फ़ोन पर बात करने की 2 बार कोशिश की, परंतु दोनों ही बार स्वाति ने फ़ोन उठाया और यह कहकर फ़ोन काट दिया कि किसी काम से बाहर गया है। आज ऑफिस जाने को अमन तैयार ही हुआ था कि तभी उसके पास फ़ोन आया। मिस्टर अमन,
आपकी माताजी की मृत्यु हो चुकी है। माँ की मृत्यु की खबर सुनकर अमन स्तब्ध रह गया और तुरंत वृद्धाश्रम के लिए निकल पड़ा। जैसे ही अमन अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम पहुंचा तो अम्मा के मृत शरीर को जमीन पर लिटाया जा रहा था, लेकिन अमन ने देखा कि मृत होते हुए भी उसकी माँ दोनों हाथों से एक तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए हुई थी और माँ की दोनों बाजुएं ऐसे ही अकड़ चुकी थीं। फिर एक बूढ़ी महिला अमन के पास आई और बोली, क्या तुम ही इस बदनसीब माँ के बेटे हो? तो अमन ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर वो बोली, बेटा तुम्हारी माँ जब से यहाँ आई थी तब से गुमसुम सी रहती थी, बस तुम्हारी तस्वीर को सीने से लगाए कुर्सी पर बैठी रहती थी और दिन रात तुम्हारा इंतजार करती रहती थी। लेकिन फिर वह बूढ़ी औरत अपने आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ एक भली औरत अपने बेटे को साथ लेकर जरूर उनसे मिलने आती थी। उसे देखते ही तुम्हारी माँ के चेहरे पर खुशी आ जाती थी। अक्सर तुम्हारी माँ के लिए वह अपने घर से खाना बना कर लाती थी और बड़े स्नेह के साथ अपने हाथों से खिलाती थी। लेकिन उसके जाते ही वह फिर से गम के गहरे समंदर में गोते खाने लगती थी। किसी औरत और उसके बेटे का नाम सुनकर अमन चौंक गया कि आखिर वह औरत कौन थी। फिर जो वो वृद्धाश्रम महिला बोली, अकेले बैठकर आंसू बहाती हुई केवल एक ही बात करती थी, मेरा कोई कसूर नहीं, मेरी कोई गलती नहीं। कल रात को भी वह इसी तरह बैठी थी और जब मैं सुबह उठी तब भी वह ऐसे ही बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने जाकर तुम्हारी माँ को थोड़ा हिलाया डुलाया तो उसी समय तुम्हारी माँ कुर्सी से नीचे गिर गई। मैंने वृद्धाश्रम के संचालक को सूचना दी तो डॉक्टर को बुलवाया गया। जांच करवाई तो पता चला कि तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तभी उस वृद्ध महिला ने अमन को एक चिट्ठी पकड़ाई और बोली, बेटा यह पत्र तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए लिखा था। इसमें तुम्हारी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी। अमन अपनी अम्मा का लिखा आखिरी खत पढ़ने लगा, लेकिन उस पत्र में जो लिखा था पढ़ते ही अमन को एक गहरा झटका लगा। एक ओर उसे अपनी माँ के साथ किए गए व्यवहार पर शर्म आ रही थी तो दूसरी ओर उसकी आंखें अंगारे उगड़ने लगी थी। वो पत्र पढ़कर अमन अपनी माँ की मृतदेह से लिपट कर जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी आपकी बात नहीं सुनी, कभी आपको समय नहीं दिया और आज मुझे समझ में आया कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसके बाद अम्मा के मृत शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया। बड़े दुखी मन से अमन ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और लगातार आंसू बहाते हुए अपने घर को लौट आया। अमन की पत्नी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी पत्र पढ़ते ही अचानक अमन को क्या हो गया था, वो ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा था। स्वाति ने अमन के आंसू पोंछते हुए कहा, अमन खुद को संभालो, मर कर कोई वापस नहीं आता और इस सच को बदला नहीं जा सकता। तभी अमन गुस्से से स्वाति को देखने लगा और उसका हाथ झिड़कते हुए बोला, मैं जानता हूँ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और मैं चाह कर भी उनसे नहीं मिल सकता, लेकिन जब वह इस दुनिया में थी उन्हें मेरे साथ की ज़रूरत थी। वह मुझसे बातें करना चाहती थी, तब भी मैं उन्हें समय नहीं दे पाया और यह सब केवल तुम्हारे कारण ही हुआ। तुमने मेरी माँ के खिलाफ ऐसी साजिश रची और मेरी माँ के प्रति मेरे मन में इतना जहर घोल दिया कि ना चाहते हुए भी मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया। अपने अंतिम समय तक वह बस एक ही बात कहती रही कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, उनका कोई कसूर नहीं। लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी। मैंने विश्वास किया तो सिर्फ तुम पर, और तुमने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। अमन के मुंह से यह बातें सुनकर स्वाति हैरान रह गई। उसी समय अमन स्वाति की माँ को फ़ोन लगाया और बोला, जल्दी से आइए और ले जाइए अपनी बेटी को, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी स्वाति जोर से चिल्लाई, अमन तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो और मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो, बताते क्यों नहीं। तभी अमन ने कहा, बस थोड़ी देर और अभी तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। थोड़ी ही देर में स्वाति की माँ अपने बेटा बहू को साथ लेकर तमतमाते हुए उनके घर आ गई। फिर उसकी माँ गुस्से से बोली, आखिर तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उसी समय अमन चिल्लाया, जो आप लोगों के बस में हो आप वह करो, लेकिन अब यह औरत मेरे घर में नहीं रहेगी। आप जानते भी हैं
कि आपकी बेटी ने क्या किया। अमन की गुस्से भरी जोरदार आवाज सुनकर स्वाति की माँ थोड़ी शांत होती हुई बोली, लेकिन बेटा ऐसा भी क्या कर दिया स्वाति ने कि तुम उसे घर से निकाल रहे हो। सासू माँ, अगर मेरी बात का इतना ही गुस्सा आ रहा है तो अपनी बेटी से ही क्यों नहीं पूछ लेती। तभी उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा जो सबसे नजरें चुरा कर इधर उधर देख रही थी। फिर अमन बोला, ठीक है, अगर यह नहीं बताती तो मैं बताता हूँ कि आखिर उसने क्या किया। दरअसल आपकी बेटी की आंखों में मेरी माँ शुरू से ही खटकती रहती थी। इतने समय तक मैं अपनी माँ से अलग रहा तो केवल आपकी बेटी की वजह से, और जब उनकी वृद्धावस्था में जब मैं उन्हें अपने घर लेकर आया तो आपकी बेटी ने ऐसी घिनौनी चाल चली जिसके लिए मैं तो क्या भगवान भी कभी उसे माफ़ नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए अमन ने अपनी सास को अपनी माँ का लिखा हुआ वह पत्र दिखाया और कहा, यह पत्र मेरी माँ ने अपने अंतिम समय में लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने दिल की एक एक बात कही थी। पत्र में लिखा है, मेरे प्यारे बेटे अमन, सदा खुश रहो बेटा। जीते जी तो तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे मरने के बाद जब तुम मेरा यह खत पढ़ोगे तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास होगा। दरअसल जिस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी उसी दिन से तुम्हारी पत्नी ने मुझसे सही ढंग से बात नहीं की थी। बात करना तो दूर हुआ तो आए दिन मुझे ताने ही सुनाती थी। जब मैंने कामवाली बाई को देने के लिए तुमसे पैसे मांगे और तुम बहू को यह जिम्मेदारी देकर ऑफिस के लिए चले गए तो बहू ने मुझे जो खरी खोटी सुनाई उसे मैं बयान नहीं कर सकती, लेकिन मुझे एक मजबूर विधवा माँ के लाचारी पर दया आ रही थी, इसलिए मैंने उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी ताकि उसे बेचकर वो अपने बच्चे का इलाज करवा सके। लेकिन वह इतनी स्वाभिमानी महिला निकली कि मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसने दिन रात मेहनत की और पैसे इकट्ठे किए। जैसे ही उसे पता चला कि तुम लोगों ने मुझे वृद्धाश्रम में भेज दिया है, वह मेरा कर्ज चुकाने के लिए यहाँ तक चली आई। अरे वह तो मुझे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं ही यह कहकर मना कर दिया कि एक दिन मेरा बेटा अमन मुझे लेने जरूर आएगा। बेटा, जिस दिन तुम्हारे पैसे गायब हुए थे उससे एक दिन पहले तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद स्वाति मेरे पास आई और कहने लगी, अम्मा यूँ बैठे बैठे तो हड्डियाँ जाम हो जाएंगी, शरीर को थोड़ा चलाते रहना चाहिए। और ऐसा कहते हुए उसने शीला के साथ मुझे पार्क में टहलने के लिए भेज दिया था। लेकिन मैं इतना भी नहीं समझ पाई कि जो बहू मुझसे बात तक करने को तैयार नहीं थी उसे आज मेरी इतनी चिंता कैसे होने लगी। वह मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि बहू मेरे खिलाफ ऐसी चाल भी चल सकती है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे पैसे मेरे संदूक में रखकर मुझ पर और अपनी काम वाली बाई पर ही चोरी का इल्जाम लगा देगी। पत्र पढ़ते पढ़ते अमन रोने लगा और फिर बोला, सासू माँ, यह तो मैं जानता था कि आपकी बेटी मेरी माँ को पसंद नहीं करती, लेकिन उनसे छुटकारा पाने के लिए इतनी नीच हरकत पर उतर आएगी यह मैं नहीं जानता था। तभी स्वाति की माँ बोली, नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। तो अमन ने कहा, सासू माँ, यह बात बिल्कुल सच है और यह उस दिन की बात है जब मैं अपनी बेटी को सोने की चेन दी थी। सोने की चेन का नाम सुनते ही स्वाति की माँ बोली, नहीं बेटा, मैंने तो स्वाति को कोई सोने की चेन नहीं दी। फिर अमन ने कहा, अच्छा पूछिए अपनी बेटी से, उसने तो मुझे अपनी नई सोने के चैन दिखाते हुए यही कहा था कि यह मेरी माँ ने दी है। इतनी बात सुनते ही स्वाति के पसीने छूटने लगे। फिर अमन ने कहा, सच सच बताओ स्वाति, वह चैन तुमने उसी 1 लाख रुपए से खरीदी थी ना जो गायब हुए थे। यह सुनकर स्वाति के भाई भाभी बड़ी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। सबकी नजरें स्वाति पर थी, लेकिन स्वाति नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी रही। फिर स्वाति की माँ आगे बढ़ी और गुस्से में उसके मुंह पर 2 झन्नाटेदार तमाचे दे मारे। फिर अमन ने कहा, मैं ही बेवकूफ़ था जो अपनी माँ की एक बात नहीं सुनी। मैं तो तुम्हारे प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इतना भी नहीं सोच पाया कि अम्मा के 2 संदूक थे और तुम्हें कैसे पता चला उन्होंने किस संदूक में और कहाँ पैसे छुपाए, जो संदूक खोलते ही तुमने पैसे निकाल दिए। फिर अमन ने पत्र पढ़ते हुए कहा कि मेरी माँ ने अपनी आखिरी इच्छा लिखते हुए कहा है कि उनका गांव वाला मकान काम वाली बाई शीला के नाम पर कर दिया जाए ताकि अंतिम समय में जो उसने मेरी माँ की सेवा की मैं उसका कर्ज चुका सकूं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि इस पत्र को लिखने का उनका उद्देश्य किसी को गुनहगार साबित करना नहीं था, बल्कि खुद को बेगुनाह साबित करना था। और वह चाहती है कि मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं
तभी उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। यह सब पढ़ते पढ़ते अमन फूट फूट कर रोने लगा और यह कहते हुए जमीन पर बैठ गया कि अगर मैंने अपनी माँ को न छोड़ा होता तो आज वह मेरे सामने सही सलामत होती। काश मैंने एक बार उनकी बात पर भरोसा किया होता। उसे ऐसे रोते देख स्वाति की माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, ऐसी बेटी से अच्छा तो मेरी कोई बेटी न होती। तभी उसका भाई गुस्से से बोला, ऐसी घटिया हरकत करने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं और तेरी भाभी माँ के साथ यह सब करें तो तुझे कैसा लगेगा। एक और तेरी सास थी जिसने एक गरीब की मदद करने के लिए अपनी सोने की अंगूठी दे दी और वहीं दूसरी ओर तुम हो जिसने एक सोने की चैन खरीदने के लिए और अपनी सास से छुटकारा पाने के लिए ऐसी घटिया हरकत की। फिर अमन को हौसला देती हुई उसकी सास बोली, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही होगी और जो तुम्हारी माँ के साथ बीता है वह सब भूलना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी को एक मौका दे दो और तुम्हारी माँ की भी तो यही इच्छा थी कि तुम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रहो। आज स्वाति को पछतावा हो रहा था कि आखिर क्यों उसने खुद से अपनी गृहस्थी में आग लगा दी, क्यों उसने अपनी सास के साथ इतना गलत व्यवहार किया जिसके कारण उन्होंने इतना दुख सहा। अंतिम समय में अम्मा की सेवा करके शीला ने उन पर जो उपकार किया था उसे मानते हुए अमन ने माँ का गांव वाला मकान शीला के नाम कर दिया। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अमन ने स्वाति को घर में रख तो लिया लेकिन कभी उसे माफ न कर पाया। स्वाति पूरी कोशिश कर रही थी कि अमन के दिल में वापस अपनी जगह बना सके, लेकिन शायद अब यह संभव नहीं था। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।